हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक। राइट, आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे मेमोरी डिवाइसेस के बारे में, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या होता है, इसकी वर्किंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आपने सारे प्रीवियस लेक्चर को देखा हो। प्लेलिस्ट को जाके आप एक्सेस कर सकते हो, सारे लेक्चर्स आप देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट करना अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो ये रहा टॉपिक मेमोरी डिवाइसेस इन एम्बेडेड सिस्टम। भैया हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ना बहुत अच्छे से समझ लिया एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन से बिल्ड प्रोसेस ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन एम्बेडेड सिस्टम, सारे टॉपिक्स हमने कवर किए। राइट, तो एक मैंने आपको जो बिल्ड प्रोसेस के अंदर बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट सिस्टम में क्या क्या हार्डवेयर यूज़ होते हैं, तो उन्हीं में मैंने आपको बताया, उसी में बताया था कि जो इमीडिएट सिस्टम होता है उसमें आपका एक मेमोरी डिवाइसेस, एक हार्डवेयर होता है, वो भी यूज़ होता है जहाँ पे कोई भी चीज़ स्टोर की जाती है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, इमीडिएट सिस्टम आपका एक वॉशिंग मशीन का एग्जांपल ले सकते हो। उसमें ये सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप क्लोथ आपको वहाँ पे वॉश करना है, तो वहाँ पे आप कुछ टाइमर दे सकते हो कि 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 10 मिनट्स, वहाँ पे टाइमिंग सेट कर देते हो। इतने टाइमिंग वो आपका वॉश करता रहता है, ऑटोमेटिकली उतने टाइम बाद क्या करता है, वो कट आउट हो जाता है कि ऑफ हो जाता है। समझ पा रहे हो? तो वो चीज़ कैसे हुई? राइट, वो मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ कैसे अचीव हुई कि हमने 15 मिनट्स वहाँ पे सेट कर दिया, ऑटोमेटिकली 15 मिनट्स बाद वो कैसे ऑफ हो जाता है। वहाँ पे ना 100% ऐसा ही कुछ होता है कि जैसे वहाँ पे आपने 15 मिनट सेट किया, तो वो जो आपने सेट किया, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने उस सिस्टम को दिया, वो जाके कहीं ना कहीं स्टोर तो होती है। राइट, तो समझ पा रहे हो आप बेटर तरीके से, आई नो। तो वो मेमोरी डिवाइस का ही कंसेप्ट कुछ वहाँ पे यूज़ हो पाया है। बाकी कंप्यूटर सिस्टम में भी मेमोरी यूज़ होता है, तो वो सब क्लियर है। तो उसी को हमें समझना है कि मेमोरी डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, कितने टाइप से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट इज़ मेमोरी। राइट, एग्जाम में आता है तो बताना है, सीक्वेंस से सारी चीज़ें लिखनी है। मेमोरी क्या है, मेमोरी क्या होता है? मेमोरी इट इज़ लाइक अ ब्रेन की तरह बोल सकते हो, जहाँ पे सारी चीज़ें आप स्टोर करते हो। तो ये एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन, राइट, इन सबको स्टोर करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल अभी जस्ट मैंने आपको दिया, तो ये आपका मेमोरी होता है। तो मेमोरी डिवाइस वही है, सिंपल एक हार्डवेयर बोल सकते हो, स्टोरेज यूनिट बोल सकते हो, स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हो, जो कि एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ हो रहा है कोई भी डेटा, कोई भी इंस्ट्रक्शन होल्ड करने के लिए। आओ आप समझते हैं एग्जैक्टली कि कितने टाइप से आपकी मेमोरी होती है। राइट, तो आपने ये पढ़ा होगा, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने इसे पढ़ा होगा, और बहुत जगह आपने इस मेमोरी के बारे में पढ़ा होगा, रैम रोम। तो वही सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करना है, हमें समझ लेना है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी इन एम्बेडेड सिस्टम, तो दो टाइप्स आपके होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी, और यू कैन से स्टोरेज मेमोरी। राइट, चलो इन्हीं को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी के हमारे फर्दर दो क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट वन इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड द सेकंड one is read only memory. And random access memory is further classified into two types. You can say first one is static random access memory and the second one is dynamic random access memory. On the other side, ROM is classified into four types: programmable read only memory and erasable programmable read only memory और डबल EPROM फ्लैश मेमोरी। ये सब आपके इसके टाइप्स हैं, इन्हीं को भी डिटेल में आप समझने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चलो पहले समझ लेते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, बस लिखना है एज अ थ्योरी बस, ठीक है। तो मेन मेमोरी क्या है? सिंपल, प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? मेन मेमोरी होता है। राइट, इसमें आपके रैम होता है, रोम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मेन मेमोरी का मतलब खाली इतना है कि जो प्रोसेसर होता है वो जिस भी मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करता है उसे ही हम वहाँ पे मेन मेमोरी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये मेन मेमोरी का क्या है। जैसे अभी ये पीडीएफ मैंने ओपन किया है, राइट, तो ये पीडीएफ कहाँ पे ओपन है? क्रोम ब्राउजर सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन है। ये सॉफ्टवेयर रन कर रहा है, तो ये रन कहाँ कर रहा है? मेन मेमोरी के अंदर रन कर रहा है। ध्यान देना, कभी भी कोई भी सिस्टम होगा अगर उसमें टास्क एग्जीक्यूट किया जा रहा है, कोई भी टास्क अगर एग्जीक्यूट करना होगा, उस टास्क को मेन मेमोरी में आना ही होगा। राइट, मेन मेमोरी में अगर वो टास्क आएगा तभी कोई भी प्रोसेसर होगा उसे प्रोसेस करके आपको आउटपुट दे पाएगा, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, चाहे वो कंप्यूटर हो। राइट, तो ऐसे समझो। तो यही है, जैसे अभी ये पीडीएफ में अगर डाउनलोड भी किया हूँ, ओपन भी किया हूँ, जो कुछ भी है, ये मेन मेमोरी में हमारा ये पूरा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है। दैट्स वाई ये जो भी प्रोसेसर है प्रोसेस करके ये आउटपुट दे रहा है। तो वैसे ही होता है, कहने का मतलब यहाँ पे मेन मेमोरी ही आपका एक ऐसा मेमोरी होता है जो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है बाय द प्रोसेसर। राइट, तो समझ में आया। तो प्राइमरी मेमोरी दो टाइप्स था, हमने देखा था रैंडम एक्सेस मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी। तो रैम क्या है? रैम आपका एक टेम्पररी मेमोरी आप इसे बोल सकते हो। जैसे ये अभी जो पीडीएफ का एग्जांपल ले रहे थे, ये आपका चलो ठीक है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी में तो चल रहा है, बट भैया मेन मेमोरी के अंदर भी तो दो टाइप्स हैं, रैम में चल रहा है कि रोम में चल रहा है। ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, ये रैंडम एक्सेस मेमोरी में चल रहा है इस समय। रैंडम एक्सेस मेमोरी में बोल सकते हो, मेन मेमोरी में आपका ये काम कर रहा है। कैसे? अगर मैं भी पावर ऑफ कर दूं या पावर सप्लाई जहाँ से भी आ रहा है उसे कट कर देते हैं, या इसका बैटरी मैं निकाल दूं लैपटॉप का, तो ऑटोमेटिकली जो कुछ भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, फिर से जब मैं ऑन करूंगा तो ये वहीं से नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? इट मीन्स कि व्हेन पावर इज ऑफ द डेटा इज लॉस्ट, राइट? दैट्स वाई रैम इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। सिंपल मतलब कि पावर कट होने के बाद, इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद कंप्यूटर सिस्टम में या किसी भी चीज़ में आपका डेटा लॉस हो जाता है, राइट? तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्लियर होगा आपको पहले से। तो ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। यस रैम होता है, डी रैम होता है। इसका डिफरेंस आपको देख लेना है। छोटे छोटे पॉइंट्स में बताया गया, बाकी इन डिटेल आपको पहले से बहुत सारी चीज़ें आई होप सो कि आती हो। यस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फास्ट होता है बट एक्सपेंसिव होता है, राइट? डज नॉट नीड रिफ्रेशिंग, आपको एस रैम में नहीं ज़रूरत पड़ती। यूज इन कैश मेमोरी, हाई स्पीड कंप्यूटिंग आपका एस रैम में होता है। डी रैम में क्या होता है? स्लोअर होता है बट इन एक्सपेंसिव, यानी चीपर होता है, नीड्स रिफ्रेशिंग। इसमें इन डिटेल और लिखना चाहो तो यस रैम में भैया फ्लिप फ्लॉप यूज़ होता है, इसमें कैपेसिटर यूज़ होता है, राइट? तो बहुत सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हो। तो ये हमने समझा रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है, इसके फर्दर टाइप्स भी देख लिए, राइट? फिर इसके बाद आओ चलो देख लेते हैं रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, रोम, राइट? रोम क्या होता है? रोम आपका परमानेंट मेमोरी है मेन मेमोरी का क्लासिफिकेशन नहीं, बट आपका परमानेंट मेमोरी है। मतलब यहाँ पे कोई भी डेटा होगा, वो अगर चाहे पावर कट हो जाए या कुछ भी हो जाए, आपका डेटा सेफ रहेगा, डेटा लॉस नहीं होगा। फिर से एग्जांपल देते हैं। चलो ठीक है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, रन कर रहा है, ये हमारा मेन मेमोरी में तो काम कर रहा है, अभी ऑफ कर दें तो डेटा लॉस है। बट यहाँ पे आपके कंप्यूटर सिस्टम में, दिस पीसी में, कंप्यूटर में करके बहुत सारे डी ड्राइव में अपने डेटा स्टोर कर रखा होगा, राइट? तो वो आपका एक पार्ट हो जाएगा। तो सॉरी, एक छोटी सी मिस्टेक मतलब मैंने कर दिया कि नहीं, वो आपका रोम का पार्ट नहीं होगा, वो आपका एक्सटर्नल स्टोरेज का पार्ट होगा, सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होगा, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? तो मैं आपको पहले समझाता हूँ अच्छे से। तो ये रीड ओनली मेमोरी का मतलब ये है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी इस विंडो को, इस लैपटॉप को अगर मैं स्विच ऑफ कर दूँ, या अपने स्मार्टफोन को जब भी आप स्विच ऑफ करते हो तो बूट लोड होता है, राइट? जो एनिमेशन स्विच ऑफ करते वक्त आता है डिफरेंट कंपनीज का, तो वो बूट लोडर होता है। वो बूट लोडर हर बार चेंज क्यों नहीं होता, राइट? वो आपका परमानेंट मेमोरी में एक प्रोग्राम राइट कर दिया गया है कि जब भी स्विच ऑफ हो, जब भी ऑन हो, तो ये होना चाहिए, ये एनिमेशन दिखना चाहिए, राइट? तो वो कहाँ पे राइट किया गया? वो परमानेंट मेमोरी में, वो रोम के अंदर आपका स्टोर किया गया है, राइट? जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो वही है, सिंपल एग्जांपल लिख सकते हो। तो कितने टाइप्स के आपके रोम होते हैं? यहाँ पे देखो लिखा नहीं है रीड ओनली मेमोरी, आप उसे खाली रीड कर सकते हो, उस पर राइट नहीं कर सकते। जबकि रैम में रीड राइट दोनों होता है, तो वो बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बस ये समझना है कि ये इसका मतलब क्या है। तो रीड ओनली मेमोरी का मतलब खाली बस इतना ही, परमानेंट मेमोरी, जहाँ पे जो भी प्रोग्राम, जो भी इंस्ट्रक्शन परमानेंट स्टोर होते हैं हमारे सिस्टम में, परमानेंट वहाँ पे स्टोर किया गया है वो बूट लोडर। दैट्स वाई जब भी हम स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हैं तो वो एनिमेशन हमें दिखता है। जस्ट एन एग्जांपल यू कैन राइट। नाउ टाइप्स ऑफ रोम में हमारा पी रोम था, ईपी रोम था, डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी। जस्ट यहाँ पे इसका कुछ डिफरेंस टाइप का लिखा हुआ है, समझ लेते हैं। तो पी रोम आपका क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जैसे हमने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में समझा, रीड ओनली मेमोरी को हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। बट भैया हर चीज़ एकदम इम्पॉसिबल नहीं होती, इसमें भी फर्दर टाइप्स है। तो यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी मतलब रोम के अंदर भी ऐसे ऐसे टाइप्स हैं। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, कहने का मतलब उसको चेंज भी किया जा सकता है, राइट? तो ये सब एग्जांपल लिख सकते हो। इसी तरीके से है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, कैन बी इरेज्ड यूजिंग यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स का यूज़ करके उसको पहले इरेज किया जाता है डेटा को, फिर रीप्रोग्राम किया जाता है। तो एग्जांपल ये हो जाएगा। इसी तरीके से डबल ईपी रोम हो गया, राइट? ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप देख लेना और ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो फ्लैश मेमोरी क्या है? ये फास्टर होता है और स्टोर करता है डेटा को इवन विदाउट पावर। यूएसबी ड्राइवर, मेमोरी कार्ड्स में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। इसी तरीके से डबल ईपी रोम होता है जो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होता है, राइट?
ओके तो आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरीके से हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है भैया? सेकेंडरी मेमोरी आपका ये भी बोल सकते हो, एक एक्सटर्नल स्टोरेज बोल सकते हो। लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए ये सब आपका यूज़ होता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में दिस पीसी पे जाते हो, कंप्यूटर में जाते हो, जहाँ पे अपनी सारी फाइल्स आप स्टोर करते हो, डी ड्राइव में, राइट, डिफरेंट डिफरेंट जो ड्राइव्स होते हैं, तो वो आपका एक सेकेंडरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल हो गया, जहाँ पे जो डेटा आपका है ना, जब भी आपका परमानेंट वो स्टोर होता है, बट लॉन्ग टर्म तक होता है। लॉन्ग टर्म तक आप वहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हो। कोई वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका पावर टर्न ऑफ होगा तो डेटा लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको पहले से पता है। हार्ड डिस्क ड्राइव हो जाएगा, और मतलब HDD हो जाएगा, SSD हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी इज ऑल्सो यू कैन से सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो जाएगा, राइट। तो ये सब रीड कर लेना, ये सारी चीज़ें आपको पहले से भी आती होगी, तब मैं इसमें आपको क्या एक्सप्लेन करूँ, राइट। तो फ्लैश मेमोरी क्या है? ये यूज़ होता है एम्बेडेड सिस्टम के अंदर, जो डेटा परमानेंटली स्टोर करता है और फास्टर होता है, पावर इफिशिएंट होता है। मेमोरी कार्ड्स, USB ड्राइवर्स एंड USB जैसे आपके जो ड्राइवर्स होते हैं उसमें आपका ये यूज़ हो जाता है। माइक्रो कंट्रोलर्स हो गया, राइट। तो ये चलो हमने देख लिया, और ये काफ़ी ब्रीफ में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, राइट, जो भी ये टाइप्स जो भी था, राइट। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं हाउ टू सेलेक्ट मेमोरी फॉर एन एम्बेडेड सिस्टम। हम इस एम्बेडेड सिस्टम के कंटेक्स्ट में मेमोरी डिवाइस को समझ रहे थे, तो हमें ये समझना पड़ेगा ना, हम एम्बेडेड सिस्टम जब बना रहे तो उसमें किस टाइप के हम मेमोरी डिवाइसेस को यूज़ करें। जैसे हम सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर में हमने समझा था कि किस टाइप के प्रोसेसर को आपको यहाँ पे यूज़ करना चाहिए, राइट। तो डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखे थे, उसी तरीके से मेमोरी का भी एक केस है। तो देख सकते हैं, पहला हम देख लेंगे यहाँ पे हमारा फैक्टर होगा साइज रिक्वायरमेंट। भैया कितना डेटा आपको स्टोर करना है, उसी के अकॉर्डिंग तो आप डिसाइड करोगे ना कि कितनी साइज का आपको वहाँ पे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उस एम्बेडेड सिस्टम में स्टोर करने के लिए। तो स्मॉल सिस्टम है तो आप लेस मेमोरी यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ हैवी एडवांस सिस्टम कुछ बना रहे हो तो वहाँ पे आपको मोर मेमोरी की रिक्वायरमेंट होगी। एंड सेकंड फैक्टर जो आपको देखना पड़ता है, स्पीड रिक्वायरमेंट। डेटा कितना फास्ट स्टोर हो रहा है, रिट्रीव हो रहा है, स्टोर हो रहा है, तो वो सारा मतलब सेकंड फैक्टर भी देखा जाता है जो कि है स्पीड। तो डेटा आपका क्विकली वहाँ पे स्टोर प्रोसेस होना चाहिए। थर्ड आपका हो जाएगा पावर कंजम्पशन। इज इट बैटरी पावर्ड और नॉट? फॉर बैटरी पावर डिवाइस यूज लो पावर फ्लैश और रोम। तो ये भी एक फैक्टर होगा पावर कंजम्पशन का। एंड ऐसा ना हो भैया बहुत बढ़िया आपका मेमोरी है बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, राइट। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, विद इन द बजट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे देखा जाता है कि कॉस्ट हो गया, पावर कंजम्पशन हो गया, स्पीड क्या है मेमोरी की, साइज रिक्वायरमेंट क्या है हमें, तो इनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें एम्बेडेड सिस्टम के अंदर क्या मेमोरी, कैसा मेमोरी हमें वहाँ पे सिलेक्ट करना है, राइट। तो ये कुछ यहाँ पे फैक्टर्स हो गए, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, यू कैन राइट अगर आपको याद आता है तो चलिए ठीक है, हमने ये समझ लिया। एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ मेमोरी जो एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है। जैसे रिमोट टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सा यूज़ हुआ है मेमोरी, राइट, रोम यूज़ होता है, रीड ऑनली मेमोरी। वॉशिंग मशीन में इसी तरीके से कुछ एग्जांपल लिख सकते हो, फ्लैश मेमोरी, राइट। डिजिटल कैमरा में SD कार्ड वगैरह ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। स्मार्ट वॉच फ्लैश प्लस रैम दोनों होता है। लैपटॉप में आपका SSD DRAM हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो ये सब कुछ एम्बेडेड सिस्टम है, ये एम्बेडेड सिस्टम ही तो है जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन में सब कुछ बताया था। उसमें क्या क्या मेमोरी यूज़ हो रहा है, 2-3 आपको एग्जाम्पल भी ऑल्सो राइट कर देने हैं। तो चलिए ये हमने समझ लिया मेमोरी डिवाइसेस के बारे में। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दिया हूँ, SRAM DRAM में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इसे देख लेना, राइट। अभी ये दोनों आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया, ये आप बिल्कुल पॉज करके इसे आप पढ़ सकते हैं। तो यस रैम DRAM में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कुछ फीचर्स, पैरामीटर्स, कुछ एस्पेक्ट दिए, इन्हीं के बेसिस पे जस्ट डिफरेंशिएट कर दिया गया है, राइट। चलिए अब आगे हम अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी पिछला वाला भी आपका इंपॉर्टेंट ही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के बारे में, DMA, राइट, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे समझाते हैं। तो यहाँ पे देखो नाम से क्लियर हो रहा है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। अब ये क्या होता है, सिंपल, ये आपका एक मेथड है, एक तरीका है जिससे कि जो कंप्यूटर में आपका यूज़ होता है, एम्बेडेड सिस्टम में यूज़ होता है, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा फास्टली, राइट। नाम से नहीं क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, राइट। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन मेमोरी एंड IO डिवाइस, राइट, उसमें CPU का कोई रोल नहीं होता। जैसे आपको पता है कि जैसे अगर हम इनपुट डिवाइस से कुछ भी इनपुट मतलब लेना चाहते हैं या आउटपुट कुछ भी मतलब इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट हम देना चाहते हैं या आउटपुट लेना चाहते हैं, वहाँ पे CPU का रोल होता है, राइट। CPU का वहाँ पे रोल होता है, CPU वहाँ पे प्रोसेसर आपका इन्वॉल्व होगा। बट यहाँ पे DMA ये कह रहा है कि सिंपल विदाउट यूजिंग CPU आप जो है मेमोरी से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस,
नहीं समझ में आया, समझ में आएगा, डायग्राम के हेल्प से समझ में अभी आ जाएगा। तो वाई इज इट नीडेड, क्यों ये इसकी ज़रूरत क्या है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस की? सिंपल सी बात है, अगर ऐसा होगा उसमें सीपीयू इन्वॉल्व नहीं होगा, मे भी हो सकता है कि आपको कुछ इनपुट की रिक्वायरमेंट है, राइट, आपको कुछ आउटपुट चाहिए, आपको कुछ देखना है, आपने इनपुट दिया कंप्यूटर को, अब वो सीपीयू के जरिए उसे प्रोसेस किया जा रहा है, मे बी सीपीयू कहीं और बिजी है, आप वेट कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप डायरेक्टली मेमोरी से कम्युनिकेट कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल से मैं क्लियर करता हूँ इसे, बाकी ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है, राइट। तो अलग अलग यहाँ पे बाकी समझ लेते हैं फिर से। जैसे हम मान लेते हैं ये है आपका, राइट, ये हम मान लेते हैं आपका आईओ मान लेते हैं, राइट, और यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका मेमोरी है, राइट, ये आपका मेमोरी है, और बीच में अब इसका डायग्राम भी समझेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं आपका सीपीयू है। तो होता क्या है जनरली, जैसे आपको कुछ भी मान लेते हैं, आपको मेमोरी में आपका कुछ डेटा स्टोर है, राइट, मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर है, मेमोरी से डेटा को आपको रिट्रीव करना है। तो मेमोरी से अगर डेटा रिट्रीव करना है ना, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है, अभी हम डीएमए नहीं समझ रहे हैं, तो आपको पहले सीपीयू से मतलब सीपीयू को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सीपीयू आपको कम्युनिकेट कराएगा विद मेमोरी। तो वो सारी चीज़ें जो प्रोसेसिंग होती है रिट्रीव करने की, स्टोर करने की, वो सीपीयू करता है। तो यहाँ पे ना डीएमए के अंदर इसका रोल ही खत्म कर दिया गया, भैया सीपीयू यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली जो है आईओ डिवाइस जो है वो मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। अगर मान लो हमें यहाँ पे कुछ डेटा लेना है तो डायरेक्टली हम इसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसका रोल यहाँ पे खत्म हो गया ना। तो देखो कम्युनिकेशन कितना फास्ट हो गया। तो यही है, डेटा को स्टोर करना, रिट्रीव करना फास्ट हो गया, कहने का मतलब बस यही है इतना, ठीक है। तो यही है डीएमए, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। मेमोरी को हम एक्सेस कर रहे हैं कैसे? डायरेक्टली, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे वही है, व्हेन डेटा इज ट्रांसफर्ड, एग्जांपल जब हम हार्ड ड्राइव से रैम में ट्रांसफर करते हैं तो सीपीयू भैया सब कंट्रोल करता है, एवरीथिंग पता है, क्योंकि सारी चीज़ें प्रोसेसिंग कहाँ होती है? प्रोसेसर के अंदर होता है, वही तो है आपका सीपीयू, तो ये हम समझ रहे हैं। तो विच स्लो डाउन द सिस्टम, तो डीएमए हमें अलाउ करता है डेटा ट्रांसफर टू हैपन ऑटोमेटिकली, मेकिंग थिंग्स मच फास्टर एंड एफिशिएंट, वही लिखा हुआ है। कैसे काम करता है आपका ये, सो आओ इसे समझ लेते हैं। ये अब जैसे यहाँ पे चलो ठीक है, वहाँ पे सीपीयू नहीं था, ठीक है, वहाँ पे सीपीयू का रोल खत्म कर दिया, बट वहाँ पे सीपीयू की जगह फिर आपका एक आ जाए, क्योंकि कोई ना कोई तो वहाँ पे मैनेज कर रहा होगा चीज़ें ना। तो वहाँ पे एक आपका डीएमएसी यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर आपका वहाँ पे यूज़ होता है। तो अब उसे चलो यहाँ पे समझते हैं और इसकी वर्किंग अभी डायग्राम के हेल्प से यहाँ पे क्लियर करते हैं। सो डीएमए वर्क्स थ्रू अ स्पेशल कंपोनेंट, यू कैन से डीएमए कंट्रोलर विच टेक्स कंट्रोल ऑफ डेटा विदाउट इंटरप्टिंग द सीपीयू, राइट। तो डीएमए ही वहाँ पे कंट्रोल करेगा, जो भी डेटा रिट्रीव करना है, स्टोर करना है, जो कुछ भी है वो आप डीएमए कंट्रोलर ही करने वाला है, सीपीयू का काम यहाँ पे खत्म है, ठीक। तो आओ समझते हैं इसको कैसे काम करना है, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी इसको डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायग्राम आपको बनाना है अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। यहाँ पे है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, यहाँ पे हमारा मेमोरी है, एंड यहाँ पे हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर है, यहाँ पे हमारा सीपीयू है। भैया आईओ को क्या करना है, जैसे मान लेते हैं अभी सीपीयू जो है, देखो स्टेप वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे आईओ डिवाइस को मान लेते हैं मेमोरी को यूज़ करना है, राइट, मेमोरी को यूज़ करना है, तो ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को, यानी ये डीएमए कंट्रोलर को क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा आईओ डिवाइस कि हमें मेमोरी को यूज़ करना है, राइट। जैसे देखो मेमोरी को अगर यूज़ करने का मतलब क्या है, मतलब कि अगर मेमोरी से कुछ भी डेटा कम्युनिकेट करना है, कुछ भी डेटा स्टोर या रिट्रीव करना है, तो इसके पास आईओ डिवाइस के पास सिस्टम बस होना चाहिए। सिस्टम बस मतलब ग्रुप ऑफ वायर्स होना चाहिए, जो कि अभी सीपीयू के पास है, राइट। तो ये इनडायरेक्टली क्या करता है, आपका डीएमए कंट्रोलर यहाँ पे इन्वॉल्व है, बट सीपीयू की परमिशन वहाँ पे लेकर के ही सारी चीज़ें काम होती है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ, यहाँ पे आईओ डिवाइस क्या किया, रिक्वेस्ट किया डीएमए से कि मुझे अभी एक्सेस करना है मेमोरी से कुछ डेटा हमें मतलब चाहिए, राइट, कुछ भी स्टोर करना है, रिट्रीव करना है, या बस को हमें यूज़ करना है, सिंपल। तो ये डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, फर्स्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे गई, सेकंड रिक्वेस्ट ये क्या करेगा, सिंपल सीपीयू को बोले, सीपीयू के पास जाएगा कि हाँ आईओ डिवाइस जो है मतलब एग्जाम्पल से रिलेट करो कि उसको नीड है, राइट, सारी मतलब कम्युनिकेशन होगी। तो कुल मिलाकर रिक्वेस्ट कर रहा है सीपीयू से कि आईओ डिवाइस को मेमोरी से कम्युनिकेट करना है, सिस्टम बस की रिक्वायरमेंट है जिससे वो कम्युनिकेट करेगा, कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, कुछ डेटा रिट्रीव करना चाहता है। तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू क्या करेगा, अपना जो काम होगा या मतलब जो भी वो काम परफॉर्म कर रहा होगा जो सीपीयू है, फिर वो रिस्पॉन्स करेगा डायनेमिक मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर को, और अब प्रोसेस जो होगा वो होल्ड हो जाएगा कुछ समय के लिए। तो एक सिग्नल जनरेट करेगा, ग्रांटेड का बोल सकते हो। तो इन डिटेल यहाँ पे मैं बिल्कुल भी नहीं समझा रहा हूँ, तो बस इतना आपको समझ के रखना है। जो आईओ डिवाइस है उसने डीएमए कंट्रोलर को रिक्वेस्ट किया, हाँ मुझे ये चीज़ एक्सेस करनी है, डीएमए कंट्रोलर ने वो रिक्वेस्ट भेज दिया सीपीयू के पास। सीपीयू
क्या करेगा, CPU क्या करेगा, सिंपल रिक्वेस्ट वहाँ पे रिटर्न बैक करेगा एज अ ग्रांटेड या रिजेक्टेड का, वहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करेगा। मान लेते हैं उसने ग्रांट किया कि हाँ ठीक है आप एक्सेस कर सकते हो, तो सिंपल यहाँ पे आया ये रिक्वेस्ट फिर से डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कंट्रोलर के पास। देन यहाँ से डीएमए क्या करेगा, एक्नॉलेजमेंट एक जनरेट करता है, एक सिग्नल जनरेट करता है, हाँ सिस्टम बस अब फ्री है, जाके आप यूज़ कर सकते हो। फिर आईओ डिवाइस उस सिस्टम बस को यूज़ करके मेमोरी से कम्युनिकेट कर पाएगा। अगेन एक्सप्लेन करते हैं। आईओ डिवाइस ने रिक्वेस्ट किया डीएमए कंट्रोलर के पास, रिक्वेस्ट गई डीएमए कंट्रोलर के पास। डीएमए कंट्रोलर सेकंड स्टेप में क्या करेगा, सीपीयू से रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ सिस्टम बस उसे चाहिए आईओ डिवाइस को कम्युनिकेट करना है, राइट। तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे ये है, तो सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू के पास सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी कि आईओ डिवाइस कितना डेटा ट्रांसफर करना चाहता है, क्या करना चाहता है। तो वो सारा जो एड्रेस होगा, डेटा काउंट जो होगा, जो वर्ल्ड बिट होता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन डीएमए कंट्रोलर को कंफर्म करेगा कि हाँ ये चीज़ इतना ट्रांसफर करना चाहता है। तो वहाँ से फिर सीपीयू एक ग्रांटेड सिग्नल बोल सकते हो जनरेट करेगा कि हाँ एक्सेस मतलब ग्रांट दे दिया गया, वो एक्सेस कर सकता है। देन डीएमए कंट्रोल अगेन एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, देन आईओ डिवाइस फिर कम्युनिकेट कर पाता है। तो यही आपको थोड़ा सा डायग्राम बना देना है और एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे वही समझ लेते हैं। वर्किंग ऑफ डीएमए वही लिखा है जो मैंने एक्सप्लेन किया। डिवाइस रिक्वेस्ट किया डेटा ट्रांसफर के लिए, तो नीड्स टू सेंड और रिसीव डेटा, इट सेंड अ रिक्वेस्ट टू डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर के पास उन्हें रिक्वेस्ट भेजा था जैसे बताया। फिर डीएमए कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल को लेगा और सीपीयू को बताएगा कि दैट इट विल हैंडल द डेटा ट्रांसफर। तो सीपीयू पॉज करेगा अपने वर्क को एंड अलाउ द डीएमए कंट्रोलर टू टेक कंट्रोल ऑफ मेमोरी बस, राइट। बस की रिक्वायरमेंट होगी ना मेमोरी से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो बस की जो रिक्वेस्ट है वो सीपीयू के पास मतलब रिक्वेस्ट किया डीएमए कंट्रोलर ने, फिर उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, रिजेक्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। डेटा ट्रांसफ़र फिर वहाँ पे डायरेक्टली हो पाता है बिटवीन आईओ डिवाइस एंड मेमोरी के बीच में, राइट। तो ये थोड़ा सा आप 2-3 स्टेप में लिख सकते हो कैसे यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो सीपीयू डज नॉट गेट इन्वॉल्व सो इट कैन कंटिन्यूअस वर्किंग ऑन अदर टास्क। यहाँ पे सीपीयू इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पे इसने परमिशन दे दी, ये तब तक अपना दूसरा सीपीयू काम कुछ प्रोसेस जो होगा जिसमें बस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि बस तो अभी आईओ डिवाइस यूज कर रहा है ना, तो सीपीयू उस काम में इन्वॉल्व हो जाएगा, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें कोई बस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सीपीयू यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे यही मेन पॉइंट था कि कैसे यहाँ पे सीपीयू डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन देयर रिक्वेस्ट, राइट। तो डीएमए कंट्रोलर रीड्स डेटा फ्रॉम द डिवाइस एंड राइट्स इट डायरेक्टली टू द मेमोरी और वाइस वर्सा। यहाँ पे सीपीयू इन्वॉल्व नहीं है, ओके। तो मे बी आपको समझ में आया हो अच्छे से। तो एक बार फिर से देख लेना, राइट। तो आपको डायग्राम बनाना है और स्टेप लिखना है। तो यहाँ पे डीएमए फिर जो डीएमए ट्रांसफर अगर कंप्लीट हो जाता है, वंस द ट्रांसफर इज फिनिश्ड डीएमए कंट्रोलर सेंड्स अ सिग्नल टू द सीपीयू रिज्यूम नॉर्मल ऑपरेशन। हाँ, अगर उसका काम मतलब हो गया, जो भी बस उसने बोल सकते हो सीपीयू ने जो ग्रांट दिया था कि सिस्टम बस यूज़ करो, उसको भी एक्नॉलेज करना, बताना कि हाँ ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है, जो भी रिक्वेस्ट थी जो कुछ भी था वो काम हो गया। अब वो नॉर्मल ऑपरेशन अपना एग्जीक्यूट करना सीपीयू स्टार्ट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कंपोनेंट्स देख लीजिए क्या क्या इसमें डीएमए में यूज़ होता है। डीएमए कंट्रोलर हो गया, मेमोरी बस हो गया, पेरिफेरल डिवाइसेस, सीपीयू, इनपुट सिग्नल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ होती है। डीएमए कंट्रोलर क्या है, वही जो मैनेज कर रहा है पूरे ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के प्रोसेस को, राइट। तो डीएमए कंट्रोलर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंपोनेंट है जो पूरा कम्युनिकेशन करा रहा है आईओ डिवाइस और मेमोरी के बीच में। मेमोरी बस यूज़ हो रहा है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है एडवांटेजेस क्या क्या है यहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस के। फास्टर डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इफिशिएंट सीपीयू यूजेस हो रहा है, लेस सिस्टम ओवरहेड यहाँ पे हो रहा है, सपोर्ट मल्टीपल डिवाइसेस, ये भी आपका है। सिंपल रियल लाइफ अगर एग्जांपल देखें डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का, तो देखो क्लियर हो जाएगा। जैसे जो चेफ होता है, मतलब कि यहाँ पे सीपीयू एक वेरी बिजी कुकिंग आप इसे बोल सकते हो, जो ठीक है। तो एक रेस्टोरेंट किचन का एक यहाँ पे एनालॉजी आप बना सकते हो, ठीक है। तो वेटर क्या है, वेटर लाइक अ डीएमए टेक्स ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली टू द किचन मेमोरी विदाउट डिस्टर्बिंग द शेफ। द शेफ ओनली गेट्स नोटिफाइड व्हेन ऑल ऑर्डर्स आर रेडी। तो ये थोड़ा सा एक एनालॉजी लगाना, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, राइट, रीड कर लेना प्लीज़। तो चलिए ठीक है, हमने यहाँ पर डीएमए के बारे में देख लिया क्या होता है। अब यहाँ पे हम अपना अगला टॉपिक देख लेते हैं जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट मेथड्स क्या क्या होते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट मेथड्स, ठीक है, चलो मेमोरी डिवाइस हमने समझ लिया क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे मेमोरी को मैनेज करने के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, आपको भी पता है। जैसे आप
प्रोग्राम बनाते हो, राइट, तो प्रोग्राम में आपको लेस टाइम और लेस स्पेस की रिक्वायर को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रोग्राम बनाना होता है जहाँ पे टाइम भी कम लगे और स्पेस भी कम लगे, मतलब मेमोरी कम का यूज़ होना चाहिए। तो मेमोरी को इफ़िशेंट यूज़ करने के लिए हम क्या क्या मेथड्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक स्वैपिंग मेथड्स है, उसी को यहाँ पे हम समझने वाले हैं। देखिए, तो मेमोरी मैनेजमेंट आपका एक प्रोसेस है हैंडल करने के लिए कंप्यूटर मेमोरी को इफिशिएंटली यूज़ करने का एक तरीका है, एक मेथड्स है जिससे कि हम कंप्यूटर के मेमोरी का इफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। तो वही हमें यहाँ पे समझना है, एम्बेडेड सिस्टम में और कंप्यूटर मल्टीपल प्रोग्राम्स नीड्स टू यूज़ मेमोरी एंड मेमोरी इज़ लिमिटेड, मेमोरी लिमिटेड होता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि मेमोरी इज़ एलोकेटेड एंड फ्रीड करेक्टली। मे भी हो आपका सिस्टम मेमोरी यूज़ नहीं कर रहा है अननेसेसरी, तब भी मेमोरी यूज़ कर रहा है, तो मेमोरी को फ्री भी करना जरूरी है, करेक्टली फ्री हो रहा है कि नहीं, अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स लाइक क्रैशेस और स्लो परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें मेमोरी मैनेजमेंट की हेल्प से हो पाती है। वाई इज़ मेमोरी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, क्यों ज़रूरत है मेमोरी मैनेजमेंट की? सिंपल सी बात है, मेमोरी को हटा करके यहाँ पे टाइम कर दो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है? टाइम को सही से एफिशिएंटली यूज़ कर पाओ, मैनेज कर पाओ हर चीज़, तो वही है यहाँ पे, वही यहाँ पे मेमोरी एक टर्म आ गया। तो वो सारी चीज़ आपको आती हो कैसे लिखना है। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है कि टाइम को सही से मैनेज करो। आप सारी चीज़ें, आप टाइम को वेस्ट नहीं करोगे पहली चीज़, और सही से सारा काम कर पाओगे, राइट। तो वो सारा आपको कैसे लिखना है, आई होप तो आपको समझ में आ रहा हो। तो मेमोरी मैनेजमेंट क्यों रिक्वायर्ड है? मेमोरी वेस्ट ना हो, अवॉइड क्रैशेस, सपोर्ट मल्टीटास्किंग, परफॉर्मेंस बेटर हो, प्रिवेंट मेमोरी ओवरलैपिंग। तो ये सारे आप यहाँ पे पॉइंट्स लिख सकते हैं। अब इसी में आता है आपका कंसेप्ट लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस, क्या 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 होता है, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, राइट। तो इसे आप समझ लेते हैं। तो देखो, 2 टाइप्स के आपके एड्रेसेस होते हैं जब भी मेमोरी की बात की जाती है। एक आपका होता है लॉजिकल एड्रेस, एक होता है आपका फिजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस क्या होता है? वर्चुअल एड्रेस आपका। लॉजिकल एड्रेस को हम वर्चुअल एड्रेस कहते हैं। जैसे मतलब कि यहाँ पे द एड्रेस जनरेटेड बाय द CPU when a programs run, it is not actual address in memory, it is translated into a physical address by the operating system. Suppose you want to find a book in a library, the library catalog like a logical address tells you where to look. हाँ, ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, राइट। तो जैसे लाइब्रेरी का एग्जांपल यहाँ पे काफ़ी अच्छा दिया हुआ है कि जैसे एक लाइब्रेरी में कैटलॉग होता है, राइट। डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग्स में बुक रखा हुआ है। तो कैटलॉग का मान लेते हैं नंबर, वहाँ पे बहुत सारे नंबर वहाँ पे मेंशन किया गया कि कैटलॉग 1 में ये सारी बुक्स हैं, कैटलॉग 2 में वो सारी बुक हैं। आपको कैटलॉग से नहीं मतलब, आपको एक बुक चाहिए, ओवरऑल कहने का मतलब है। तो आप कैटलॉग के एड्रेस पे पहले जाते हो। कैटलॉग का एड्रेस ही आपका लॉजिकल एड्रेस की तरह है, जो कि वर्चुअल है। वो एक्चुअल मतलब एड्रेस नहीं है बुक का कि बुक वहाँ पे रखा गया। बुक मान लेते हैं उस कैटलॉग के अंदर बहुत सारे कॉलम्स हैं, डिफरेंट कॉलम्स के अंदर रखा हुआ है, तो आपका वो लॉजिकल एड्रेस होता है, राइट। तो एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, बता ही देते हैं, राइट। जैसे एरे आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं 1 2, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो ये एक एरे आपने क्रिएट किया है। तो ये इंडेक्सिंग होती है, सिंपल सी बात है। ये इंडेक्सिंग आप बोल सकते हो लॉजिकल एड्रेस है, जिसको हम प्रीफर कर रहे हैं कि भैया 0 इंडेक्स पे क्या है, 1 आपका स्टोर है। बट एक्चुअली मेमोरी में 0 इंडेक्स पे थोड़ी ना स्टोर होगा, वो भैया हो सकता है 1000 एड्रेस पे या कितने एड्रेस पे, वो एक्चुअल एड्रेस है मेमोरी में जो स्टोर हो रहा होगा। ये हमने एज अ रेफरेंस वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे ले लिया। तो एक एग्जांपल ये भी समझ सकते हो। तो फिजिकल एड्रेस क्या है? एक्चुअल लोकेशन जहाँ पे वो चीज़ आपका फिजिकली मतलब स्टोर्ड है, एक्चुअली जहाँ पे स्टोर है डेटा, वो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। CPU डज नॉट डायरेक्टली वर्क विद द फिजिकल एड्रेस, बताया। तो यहाँ पे वही चीज़ है, CPU यहाँ पे डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस को नहीं समझता, वहाँ पे लॉजिकल एड्रेस को समझता है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम उस लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ यहाँ पे फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, 2 पॉइंट्स में आप समझ सकते हैं। अब इसी में वही हम समझ लेते हैं स्वैपिंग क्या होता है, जो मेमोरी मैनेजमेंट में आपका यूज़ होता है। बेसिकली अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। इसमें पेजिंग हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन और स्वैपिंग का है। तो यहाँ पे हमें एक टॉपिक पढ़ना है, स्वैपिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट, जो पूछा भी जाता है, तो इसे हमें समझना है। तो स्वैपिंग क्या है? स्वैपिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक यूज़ होता है प्रोसेस को मूव करने के लिए बिटवीन रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज लाइक अ हार्ड डिस्क व्हेन देयर इज नॉट इनफ मेमोरी इज अवेलेबल। चलो ठीक है, ये थ्योरी भी पढ़ लेंगे, बाकी मैं एग्जांपल्स पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे ये कुछ डायग्राम देख पा रहे हो, स्वैपिंग का ही यहाँ पे है। मान लेते हैं ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी है और ये हमारा मेन मेमोरी है।
अब होगा क्या, आपको भी पता है, कोई भी, मैं पहले ही बताया, कोई भी टास्क, कुछ भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट अगर करना है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो मेन मेमोरी में आना ही पड़ेगा उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, बिकॉज सीपीयू इज डायरेक्टली कम्युनिकेटेड, डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द मेन मेमोरी ओनली, बस। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में मान लेते हैं कोई प्रोसेस आपका P1 है, इसका साइज मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं एक प्रोसेस, एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ख़राब टाइप का होगा एग्जांपल, बट समझ में आएगा। 1 GB का मान लेते हैं कोई आपका प्रोसेस है, ठीक है, और मान लेते हैं आपका ये जो है, ये चीज़ आपका जो मेन मेमोरी का साइज है, इसका 1 GB है, राइट। मान लेते हैं आपका ये मेन मेमोरी का साइज क्या है, मेन मेमोरी का साइज ही हम मान लेते हैं 1 GB है। तो भैया बताओ, आपका प्रोसेस का साइज ही आपका 1 GB है, मेन मेमोरी का साइज भी आपका 1 GB है, ये कैसे एग्जीक्यूट हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे स्वैपिंग का कंसेप्ट यूज हो सकता है, जिसमें मेमोरी हमारी ना इफिशिएंटली यूज हो पाएगी और टास्क भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस को फर्दर डिवाइड कर दिया जाएगा पेजेस में, राइट। यहीं पे आपका पेजिंग वगैरह का कंसेप्ट आपका यूज होता है, ठीक है। तो पेजिंग में डिवाइड कर दिया जाएगा, पेजेस में डिवाइड कर दिया जाएगा, इसको सिगमेंटेशन में डिवाइड कर दिया जाएगा। इसका मान लेते हैं एक पेज आया यहाँ पे, जिसकी साइज मान लेते हैं 50 MB है या 100 MB है, कुछ भी है, राइट। यहाँ पे आया, वो चीज़ आपका एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में आया, यहीं पे तो हुआ आपका स्वैप इन हुआ, यहाँ पे स्वैप इन हुआ। अब ये P1 एग्जीक्यूट हो गया, P1 को फिर से स्वैप आउट कर दिया जाएगा, अगेन कोई P2 पेज होगा, वो यहाँ पे लाया जाएगा, वो स्वैप इन हुआ, वो एग्जीक्यूट होगा, देन अगेन ऐसे स्वैप इन स्वैप आउट, स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा है बाय यूजिंग स्वैपिंग कंसेप्ट, राइट। तो यही है आपका स्वैपिंग इन मेमोरी मैनेजमेंट। और देखो यहाँ पे कैसे आपका मेमोरी यहाँ पे इफिशिएंटली यहाँ पे यूज हो गया और टास्क भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा होगा कि मूव करना प्रोसेस को रैम से सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज से रैम में, यही है आपका स्वैपिंग का कंसेप्ट। स्वैपिंग कैसे काम करता है, जो मैंने बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रीड कर सकते हो इसे, ठीक है। पॉज करके रीड कर लेना, जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा हुआ है, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं, राइट। लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो ये आपको डायग्राम एक्सप्लेन करना है मेमोरी मैनेजमेंट, अगर आपसे ये पूछा जाता है देन। तो एग्जाम्पल भी अगर लिखना चाहो स्वैपिंग का, तो उसी एग्जाम्पल को लिख सकते हो, डायग्राम को बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो। लिखा भी है, इमेजिन करिए यू आर वर्किंग ऑन अ लैपटॉप विद मल्टीपल एप्लीकेशंस, तो लाइक क्रोम यूज़ कर रहे हो, MS वर्ड यूज़ कर रहे हो एंड म्यूजिक प्लेयर भी यूज़ कर रहे हो। अगर रैम आपका फुल हो जाता है, वही एग्जांपल जो भी जस्ट मैंने आपको बताया, तो सिस्टम टेम्परली मूव करेगा अनयूज्ड ऐप्स को हार्ड डिस्क के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, जैसे अभी किया था। जब आप MS वर्ड पे फिर से क्लिक करोगे ना, वो अगेन आ जाएगा कहाँ, आपके रैम में एग्जीक्यूट करने के लिए। बाकी कोई भी टास्क होगा एग्जीक्यूट करने के लिए उसे रैम में आना ही होगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे देख सकते हैं, अलाउ मोर प्रोग्राम्स टू रन इवन इफ रैम इज स्मॉल, ठीक है। यहाँ पे देखा नहीं था, ये इसकी साइज हमने लेस ली थी, तो वो एग्जांपल जरूर लिख सकते हो आप। तो बेटर CPU यूटिलाइजेशन होता है, एफिशिएंट मल्टीटास्किंग होती है, स्लोअर परफॉर्मेंस यहाँ पे लिख सकते हो डिसएडवांटेज में, और मोर डिस्क यहाँ पे यूज़ होता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे स्वैपिंग हो रहा है बार बार। तो ये इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गया। तो ये आज का टॉपिक आपका हो गया फिनिश, एंड ये आपका ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका मेमोरी मैनेजमेंट मेथड्स, इसे आप देख लेना, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, राइट, और मेमोरी डिवाइस, ये सारे टॉपिक्स आपके फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट था सब मैंने आपको बताया। बाकी ये भी 2-2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फर्दर का टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन सबको हम देख रहे होंगे। चलिए लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट हो देन कमेंट करना। थैंक यू सो मच।